हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्यू स्कॉलर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिटीजनशिप की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जब हम बात करते हैं इंडियन पॉलिटी की। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप के बारे में क्या कहता है, सीए क्या है, एनआरसी क्या है, एनपीआर क्या है, इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। भारत में वो कौन से तरीके हैं जिससे सिटीजनशिप मिलती है, वो कौन से तरीके हैं जिससे किसी की सिटीजनशिप जाती है। इम्पॉर्टेंट एलएम सिंघवी कमेटी है जो कि इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और भारत में कौन सा मॉडल है सिटीजनशिप का, ये हम देखेंगे। तो ये ओवरऑल टॉपिक्स हैं सिटीजनशिप के रिगार्डिंग। और अगर आपकी ये टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि इंडियन पॉलिटी का जो सिटीजनशिप है वो आपका कवर हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो भारत में लोग रहते हैं, जो टोटल पॉपुलेशन है भारत में, उसमें सभी तो सिटिजन नहीं है, उसमें कुछ सिटिजन हैं और कुछ फॉरेनर हैं जो भारत में किसी भी काम से आए हुए हैं। तो हम भारत की जो इंटायर पॉपुलेशन है उसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला सिटिजन, दूसरा एलियंस। एलियंस मतलब जो लोग बाहर के हैं, ठीक है, ये लीगल लैंग्वेज है। तो जो बाहर के लोग हैं, फॉरेनर हैं, उन्हें हम एलियंस कहेंगे, और जो भारत के नागरिक हैं उन्हें हम कहेंगे सिटिजन हैं। और जो एलियन भी हैं उनको भी हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, फ्रेंडली एलियन और एनिमी एलियन। दुनिया के सभी देश के जो नागरिक हैं, अगर वो भारत में हैं तो वो लगभग आप मान लीजिए वो फ्रेंडली एलियन ही हैं, अनलेस एंड अनटिल उस देश के साथ भारत का युद्ध चल रहा हो। तो अगर कोई ऐसा देश है, मान लीजिए पाकिस्तान है या चाइना है, आप एग्जांपल पाकिस्तान के ले सकते हैं, कि अगर पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध चल रहा है और उस दौरान, युद्ध के दौरान भारत में जितने भी पाकिस्तान के लोग होंगे उन्हें एनिमी एलियन कहा जाएगा। और जो एनिमी एलियंस होते हैं उनको आर्टिकल 20 की प्रोटेक्शन नहीं मिलती है, ठीक है। जो हमारा फंडामेंटल राइट में हम बात करेंगे, तो जो आर्टिकल 20 की प्रोटेक्शन है वो एनिमी एलियंस को नहीं मिलती है, ठीक है। और आपको एक बात समझना होगा कि जो हमारा संविधान है वो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, और 1947 में भारत का विभाजन हुआ। तो कौन से लोग हैं या कौन से लोग होंगे जो भारत के नागरिक बनेंगे 26 जनवरी 1950 को, इसके बारे में बताता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद कौन हमारे सिटीजन होंगे, इसके बारे में डील करता है हमारा पार्लियामेंट, ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 को कौन से लोग भारत के नागरिक होंगे, इसके बारे में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 कहता है कि जो पूरा ब्रिटिश इंडिया रहा है, पूरे ब्रिटिश इंडिया से जो भारत बना, जो टेरिटरी भारत बनी, वहाँ के लोगों की सिटीजनशिप के बारे में ये बात करता है। इसकी दो कंडीशन अगर फुलफिल हो रही हैं तो उस व्यक्ति को भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। वो क्या है? पहला, उस व्यक्ति का भारत में डोमिसाइल होना चाहिए। देखिए, डोमिसाइल जो शब्द है वो प्रयोग किया जाता है उस, अगर हम हिंदी में उसका ट्रांसलेशन करें तो वो होता है निवास स्थान, ठीक है। लेकिन अगर लीगल लैंग्वेज में देखें तो डोमिसाइल वो घर या वो जगह होती है जहाँ पे एक व्यक्ति की इंटेंशन होती है कि मुझे यहाँ परमानेंटली रहना है, वो उसका डोमिसाइल है। अगर कोई व्यक्ति हैं किसी दूसरे स्टेट में पढ़ने के लिए या जॉब के लिए गए हुए हैं, तो उनकी इंटेंशन नहीं है वहाँ पे हमेशा बसने के लिए, वो वहाँ पे एजुकेशन या पर्टिकुलर पर्पस के लिए हैं। उसके बाद जहाँ पे उनका डोमिसाइल होगा या जहाँ पे उनकी बाकी का सारा लाइफ बिताने की इच्छा होगी, वो होता है उनका डोमिसाइल। और डोमिसाइल भारत में एक ही होता है, स्टेट वाइज कोई डोमिसाइल नहीं होते हैं, जो कि हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ये क्लियर किया हुआ है। तो आपको डोमिसाइल पता चल गया। तो पहली कंडीशन है कि डोमिसाइल होना चाहिए। दूसरी कंडीशन जो है, अब एक तो डोमिसाइल कंप्लीट हो गया, दूसरी कंडीशन है वो 3 है। वो क्या है कि या तो उस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो, उस टेरिटरी में हुआ हो, ब्रिटिश इंडिया के जो भारत बना, जो आज भारत है, इस टेरिटरी में उसका जन्म हुआ हो, या फिर उसके पेरेंट्स का भारत में जन्म हुआ हो। और तीसरी कंडीशन है कि या तो वो
ये जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ जो 1950 में, उसके 5 साल पहले से भारत में रह रहा हो। इन 3 जो कंडीशंस हैं, इसमें से अगर कोई भी एक फुलफ़िल हो रही है प्लस डोमिसाइल, तो उसे भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। समझ रहे हैं आप? पहला तो डोमिसाइल है, और दूसरी जो कंडीशन है, इन 3 में से कोई भी एक, या तो उसका जन्म भारत में हुआ हो, चलो नहीं हुआ, उसके पेरेंट्स का जन्म भारत में हुआ है, वो भी नहीं है, चलो ठीक है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के जो 1950 से लागू हुआ उसके 5 साल पहले से भारत में रह रहा हो, तो उसे भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। तो ये है आर्टिकल 5। अब हम चलते हैं आगे और आर्टिकल 6 के बारे में बात करते हैं। देखिए, आर्टिकल 6 डील करता है कि जो लोग पाकिस्तान से भारत आए, क्योंकि बहुत जब विभाजन हुआ तो पाकिस्तान में भी बहुत से लोग थे जो भारत में रहना चाहते थे या भारत में बसना चाहते थे, तो वो बॉर्डर क्रॉस करके भारत में आए। तो कौन से लोग होंगे जो भारत के नागरिक कहलाएंगे, इसकी कंडीशन बताता है आर्टिकल 6। वो क्या है? या तो उनका जन्म भारत में हुआ हो, भारत यहाँ पे हो रहा ब्रिटिश इंडिया, जो पूरा ब्रिटिश इंडिया था, या तो उस व्यक्ति का जन्म ब्रिटिश इंडिया में हुआ हो, या तो उसके किसी पेरेंट्स का जन्म, माता पिता किसी का एक का भी जन्म ब्रिटिश इंडिया में हुआ हो, या तीसरा है कि उसे ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म ब्रिटिश इंडिया में हुआ हो। इन तीनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल हो जाए और वो जब से भारत में आए हैं तब से वो भारत में ही रह रहे हैं, तो अगर ये 2 कंडीशन मीट हो रही है तो उन्हें भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। और यहाँ पे एक और डिस्टिंक्शन है आर्टिकल 6 में, वो ये है कि कंडीशन जो है, जो पाकिस्तान से भारत आए उनके लिए जो कंडीशन है वो 2 कैटेगरी की कंडीशन है। पहला, जो लोग 19 जुलाई 1948 से पहले आए, और वो लोग जो 19 जुलाई 1948 के दिन या उसके बाद आए। तो जो उससे पहले आए उनके लिए 2 कंडीशन है, या तो उनका जन्म भारत में हुआ हो, अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ हो, या उनके किसी पेरेंट्स का जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ हो, या उनके ग्रैंड पेरेंट्स का। ठीक है, तो इन तीनों में से एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कि जब से वो पाकिस्तान से भारत आए हों वो भारत में रह रहे हों। तो ये जो 2 कंडीशन है ये तब लागू होगी जब वो व्यक्ति 19 जुलाई से पहले आए हैं। अगर वो व्यक्ति 19 जुलाई के दिन या उसके बाद आए हैं तो बाकी के दूसरी कंडीशन उन पर लागू होगी, क्योंकि जो 19 जुलाई ये जो डेट है, इस दिन ही परमिट सिस्टम लागू किया गया था। एक जो माइग्रेशन हो रहा था उसको थोड़ा सिस्टमैटिक करने के लिए ये परमिट सिस्टम लाया गया था। तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, थोड़ा देर हो गया किसी भी कारणवश वो बाद में आते हैं, तो क्या कंडीशन है? पहला वही कंडीशन, या उनका जन्म या उनके पेरेंट्स का या उनके ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म ब्रिटिश इंडिया में हुआ हो। दूसरा, वो भारत में परमिट सिस्टम के तहत आए हों। तीसरा, वो भारत में जब से आए हैं 6 महीने का वक्त बीत चुका हो। चौथा, फिर उन्होंने एप्लीकेशन दी हो अपनी सिटीजनशिप के लिए। और पांचवा, जो ऑफिसर हैं उन्होंने उस व्यक्ति को एज अ सिटीजन रजिस्टर कर लिया हो। तो ये 5 कंडीशन है, अगर ये मीट हो रही हैं तो उस व्यक्ति को भारत का सिटीजन मान लिया जाएगा, अगर वो 19 जुलाई 1948 के दिन या उसके बाद आते हैं। ठीक है जी, तो हम आर्टिकल 5 भी देख लिया और आर्टिकल 6 भी देख लिया। अब आता है आर्टिकल 7। आर्टिकल 7 बात ये करता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं था ना कि केवल पाकिस्तान से लोग भारत आए, भारत से लोग कोई पाकिस्तान नहीं गया, यहाँ से भी बहुत लोग पाकिस्तान गए। तो जो आर्टिकल 7 है वो कहता है कि जो लोग 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान गए उन्हें भारत का सिटीजन नहीं माना जाएगा। ठीक है, और ये ओवरराइड करता है आर्टिकल 5 और 6 को। इसका मतलब क्या है? देखिए, मान लीजिए आर्टिकल 5 के तहत अगर कोई व्यक्ति है, कंडीशन फुलफिल हो रही है कि वो भारत के सिटीजन कहलाए जा सकते हैं, लेकिन अगर वो भारत से पाकिस्तान चल गए तो वो कंडीशन पे लागू नहीं होगी। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति है, वो कहें कि उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं,
कि अगर वो कहें कि देखिए आर्टिकल 5 में मेरा भारत में डोमिसाइल भी है और मेरा जन्म या मेरे पेरेंट्स का जन्म भारत में हुआ है, तो मुझे भारत की नागरिकता दीजिए। लेकिन अगर वो भारत से पाकिस्तान गए हैं 1 मार्च 1947 के बाद, तो ये आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 उन पे लागू नहीं होगा। उनकी कंडीशन के तहत उनको नागरिकता नहीं मिल सकती। लेकिन अगर वो गए पाकिस्तान और पाकिस्तान उनको नहीं जमा या कोई कंडीशन कोई दिक्कत हुई और वो वापस भारत आ गए, तो उन पे जो परमिट सिस्टम वाली 5 कंडीशन थी वो लागू हो जाएंगी। उनको मान लिया जाएगा कि जो व्यक्ति हैं ये 19 जुलाई 1948 के बाद आए हैं और वो 5 कंडीशन उन पे लागू होगी। ठीक है, तो जो आर्टिकल 7 है वो बात करता है कि जो लोग भारत से पाकिस्तान गए 1 मार्च 1947 के बाद, अगर वो 5-6 के तहत सिटीजन बन भी रहे होंगे तो भी उन्हें नहीं मिलेगी। लेकिन अगर वो गए और वापस आ गए तो मान लिया जाएगा कि हाँ ठीक है, गए थे लेकिन आगे भारत में वापस, तो इन्हें मान लिया जाएगा कि ये परमिट सिस्टम के तहत भारत आए हैं और इनको ये कंडीशन फुलफिल करनी होगी। ठीक है जी। अब बात आती है आर्टिकल 8। देखिए, जब उस समय भारत का विभाजन हुआ तो कुछ ऐसे भी लोग थे जो भारत के ही थे लेकिन वो किसी दूसरी फॉरेन कंट्री में थे। अब क्योंकि अगर वो भारत की नागरिकता चाहते हैं तो कुछ कंडीशन उनके लिए भी रखनी पड़ेगी। तो इसमें ये कहा गया कि अगर उनका जन्म, सबसे पहली बात कि वो पाकिस्तान छोड़ के किसी फॉरेन कंट्री में हो सकते हैं, ठीक है, और अगर उनका जन्म या उनके किसी पेरेंट का जन्म या ग्रांड पेरेंट का जन्म ब्रिटिश इंडिया में हुआ हो, ठीक है जी, और वो एप्लीकेशन देते हैं सिटीजनशिप के लिए, और जो काउंसलर रिप्रेजेंटेटिव हैं, जैसे एम्बेसी होती है किसी भी देश की दूसरे देश में, तो वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव जो ऑफिसर हैं उन्हें सिटीजन के तौर पर रजिस्टर कर लें तो उनकी सिटीजनशिप बनी रहेगी या भी वो भारत के नागरिक कहलाए जाएंगे। ठीक है, तो उनकी कंडीशन बहुत सिंपल ही है कि भाई आपको भारत में आपका जन्म हुआ हो या फिर किसी पेरेंट का या ग्रांड पेरेंट का। तो ये आर्टिकल 8 कहता है। तो बहुत ही सिंपल आर्टिकल है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, क्योंकि इस चैनल पे आपको जो भी मिलेगा वो बहुत सिंप्लीफाइड मिलेगा, क्योंकि कॉम्प्लिकेट वो करते हैं जिन्हें आता नहीं है। ठीक है जी। अब बात करते हैं आर्टिकल 9 की। आर्टिकल 9 सिंपली ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति है, अगर मान लीजिए वो सिटीजन हैं या जो भी हैं भारत के, लेकिन अगर उन्होंने किसी दूसरे देश की नागरिकता वॉलेंटरली ले ली है तो फिर वो भारत के नागरिक नहीं कहलाएंगे। बेशक वो आर्टिकल 5 के थ्रू नागरिक बनते हों, 6-7 के थ्रू बनते हों, लेकिन अगर उन्होंने किसी दूसरे देश की वॉलेंटरली का मतलब जानबूझ के अपनी इच्छा से नागरिकता ले ली है तो उन्हें भारत का नागरिक नहीं कहा जाएगा। ये आर्टिकल 9 कहता है। तो आर्टिकल 10 क्या कहता है? आर्टिकल 10 ये कहता है कि जो सिटीजनशिप है जिसके बारे में बात कर रहे हैं ये सब्जेक्ट टू है पार्लियामेंट के लॉस। मतलब ये जो 5, 6, 7, 8, 9 जो भी हमने बात की है, इसके तहत अगर कोई व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को सिटीजन कहलाएगा, इसके बारे में बात करता है, लेकिन उसकी सिटीजनशिप आगे कंटिन्यू रहेगी नहीं रहेगी ये डिपेंड करेगा पार्लियामेंट के लॉ पे। ठीक है जी। तो ये पार्लियामेंट को लॉ देता है सिटीजनशिप के रिगार्डिंग आर्टिकल 10, और आर्टिकल 11 भी सिंपली यही कहता है कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो इनकी कंडीशन को रिपील कर सकती है, रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, और 26 जनवरी 1950 के बाद वो लॉज बना सकती हैं। तो सिंपली है, कुछ बहुत डिफरेंस नहीं है जो सिटीजनशिप में हमने देखने को मिलता है। तो ये मेन पार्ट 2 के ये सभी आर्टिकल्स हैं जो कि मैंने काफ़ी सिंपल वे में बताने की कोशिश की है आपको। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए सिटीजनशिप हो गई, ये आर्टिकल्स के बारे में हमने बात कर लिया, तो आपने ये ध्यान देना है कि जो हमारे पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप के रिगार्डिंग सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनाया है, जिसमें बहुत बार अमेंडमेंट भी किए गए हैं, और ये मेन आर्टिकल लॉ है जो भारत में सिटीजनशिप को देखता है।
जो भी आप देखते हैं सीए हुआ या एनआरसी हुआ, उन सभी कंडीशन में मेनली इसी लॉ में अमेंडमेंट किए जाते हैं। अब ये बात हो गई। अब हम देखेंगे कि कैसे किसी व्यक्ति की सिटीजनशिप मिलती है भारत में। तो देखिए, भारत में सिटीजनशिप पाने के 5 तरीके हैं। अगर सिंप्लीफाई में करूँ तो इससे आप ब्रांड से याद कर सकते हैं। बी फॉर बर्थ, अगर आपका बर्थ भारत में हुआ है तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। बाय बर्थ आप जो होता है ना, जो हम सबको मिला हुआ है, तो बाय बर्थ है। आर से है रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन में आ जाता है जैसे कि मैरिज, कोई व्यक्ति है इंडियन, वो किसी फॉरेनर से शादी कर लेते हैं तो उस फॉरेनर को भी भारत की सिटीजनशिप मिल जाती है, लेकिन कुछ कंडीशन होती हैं, लेकिन उनको मिल जाती है। तो इससे कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन के थ्रू मिल गया भाई इनको सिटीजनशिप। ए एक्विजिशन, अगर भारत फ्यूचर में किसी भी टेरिटरी को अक्वायर करता है तो वहाँ के जो भी नागरिक होंगे उस टेरिटरी के, उन्हें भी भारत की उन सभी को नागरिकता मिल जाती है। एन नेचुरलाइजेशन, मतलब भारत में हो सकता है कि उस व्यक्ति का जन्म भारत में ना हुआ हो या उसने जिससे शादी की हो वो भारत में ना हो, लेकिन अगर उनकी इच्छा है तो कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं कि भाई आपको भारत में इतने साल रहना होगा, जैसे हम देखते भी हैं, तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो उससे कहते हैं नेचुरलाइजेशन के थ्रू वो बने हम भारत नागरिक। और डी है बाय डिसेंट, अगर किसी का जन्म भारत के बाहर भी हुआ है, ऐसी कोई कंडीशन है, लेकिन उनके पेरेंट्स या माता पिता में से कोई भी वो भारत के नागरिक रहे हैं या है, तो उनको भी नागरिकता मिल जाती है। तो ये 5 तरीके हैं: बर्थ, रजिस्ट्रेशन, एक्विजिशन, नेचुरलाइजेशन एंड डिसेंट। ये 5 तरीकों से भारत में नागरिकता मिलती है और लगभग इसके बाहर और कोई भी तरीका नहीं है। तो आप ब्रांड से याद कर सकते हैं। तो अब चलिए भाई, नागरिक तो बन गए, लेकिन वो क्या कंडीशंस हैं जहाँ पे किसी की नागरिकता ख़त्म की जाती है। तो पहला है कि भाई खुद डिक्लेयर कर देना कि अगर कोई व्यक्ति हैं वो चाहते हैं कि वो भारत का नागरिक नहीं रहना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में अगर खुद वो अपनी नागरिकता को रिनाउंस करते हैं तो वो कर सकते हैं। ठीक है जी। और दूसरी कंडीशन है कि अगर वो वॉलंटियरली किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं तो भी वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है, क्योंकि भारत में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। अगर कोई व्यक्ति है वो कनाडा जाते हैं या इंग्लैंड जाते हैं या कहीं भी जाते हैं और वहाँ की उन्हें नागरिकता मिल जाती है, तो यहाँ की उनकी नागरिकता ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो एक तो हो गया कि हाँ उन्होंने खुद रिनाउंस कर दिया या फिर उन्होंने किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप ले ली, तब ये उनकी नागरिकता ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये दोनों कंडीशन जो है ये वॉर के टाइम पे लागू नहीं होता है। मतलब वॉर के टाइम पे ये आप अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ठीक है जी। और इसके पीछे कंडीशन क्या है? मान लीजिए किसी देश से हमारे देश का युद्ध चल रहा है और एक व्यक्ति है जो इंटरनल बातें उस देश को सप्लाई कर रहा है और फिर वो कह दे कि हाँ जी मैंने आपके देश की नागरिकता छोड़ दी है, मैं तो इस देश का नागरिक हूँ, और वो देश भी कहे कि नहीं भाई ये हमारा नागरिक है, आप इसे हमें वापस कीजिए। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन से डील करने के लिए जब युद्ध चल रहा है तो वो अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा वॉर के दौरान। उसके बाद जब होगा तो फिर गवर्नमेंट देखेंगी, एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा कि भाई कैसे इसको डील करना है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है अपनी नागरिकता को गिव अप कर रहे हैं, रिनाउंस कर रहे हैं और उनके बच्चे हैं, तो जब उनके बच्चे 18 साल के हो जाएंगे तो फिर उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो भारत के नागरिक बनना चाहेंगे या नहीं बनना चाहेंगे। ये कंडीशन होती है। तीसरा कंडीशन क्या है जिसके थ्रू भारत की नागरिकता ख़त्म हो जाती है या की जाती है, वो ये है कि अगर उस व्यक्ति ने भारत की नागरिकता फ्रॉड से लिया हो या उसने भारत के प्रति या भारत के संविधान के प्रति डिसलॉयल्टी, डिसऑनर शो किया हो, या फिर युद्ध के टाइम पे उसने
जो एनिमी कंट्री है, स्टेट है, उसके साथ कुछ इल्लीगल कम्युनिकेशन किया हो, भारत की इंटरनल कुछ बातें बताई हों, या फिर जब उस व्यक्ति को सिटीजनशिप मिला, उसके 5 साल के अंदर अगर उस व्यक्ति को दुनिया के किसी भी देश में 2 साल या उससे अधिक की सज़ा मिलती है, तो उस व्यक्ति की ऑटोमेटिकली नागरिकता खत्म हो जाएगी। तो 4 कंडीशन मैंने क्या बताई है यहाँ पे। पहला ये कंडीशन है कि जो व्यक्ति है उसने फ्रॉड तरीके से भारत की नागरिकता ली हो। दूसरा, उसने डिसलॉयल्टी शो की हो। तीसरी कंडीशन है कि वो जो व्यक्ति है उसने कुछ ऐसी खबर वगैरह जो है वो एनिमी के साथ शेयर किया हो कि और चौथी है कि अगर जब उस व्यक्ति को नागरिकता मिली, उसके 5 साल के अंदर अगर वो व्यक्ति किसी दूसरे देश किसी भी देश में उससे 2 साल या उससे अधिक की सज़ा मिल जाती है, तो भी वो ख़त्म हो जाती है उसकी नागरिकता। वही चीज़ नेचुरलाइजेशन में ऐसी देखने को मिलता है। अब और भी कंडीशन है, अगर कोई व्यक्ति लगातार 7 साल भारत में नहीं आता है, तो भी उसकी नागरिकता ख़त्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है। मान लीजिए कोई, जैसे कि कोई व्यक्ति हैं, वो जॉब करने भारत से किसी दूसरे देश में गए हैं, और अगर वो चाहते हैं कि उनकी जो नागरिकता है वो बनी रहे, तो इस कंडीशन में वो क्या करेंगे कि उस देश में जो भारत की जो कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव हैं या जो एम्बेसी है, वहाँ पे जाके वो बताते रहें हर साल कि मुझे भारत की नागरिकता चाहिए। ठीक है, इस कंडीशन में उनकी नागरिकता ख़त्म नहीं होगी। दूसरा है कि अगर कोई फॉरेन सर्विसेज में है, तो भी ये कंडीशन पे लागू नहीं हो। तो कुछ एक्सेप्शन भी हैं। ऐसा नहीं है कि 7 साल के लिए अगर आप भारत नहीं आ पाए तो आपकी नागरिकता ख़त्म हो जाएगी। एक्सेप्शन है यहाँ पे। तो ये मेन तरीके हैं जिन तरीक़ों से किसी व्यक्ति की नागरिकता भारत की ख़त्म की जा सकती है। अब हम बात करेंगे भारत में सिटीजनशिप का मॉडल क्या है। देखिए, भारत में जो सिटीजनशिप का मॉडल है वो है सिंगल सिटीजनशिप। जो यूएसए है वहाँ पे डबल सिटीजनशिप का मॉडल चलता है। उसका मतलब है कि वो व्यक्ति है, वो टेक्सास, मान लीजिए टेक्सास है, तो टेक्सास का भी नागरिक है और यूएसए का भी नागरिक है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता। भारत में केवल वो इंडियन है। और ऐसा करने के पीछे का कारण भी यही है कि भारत के जो लोग हैं उनके बीच में यूनिटी लाया जाए। ऐसा ना हो कि स्टेट की सिटीजनशिप लाई जाए, उससे उनके बीच में डिवाइड हो जाए। और ये हमने यूके से ये चीज़ें बोरो की हैं। तो ये मॉडल रहा है। अब देखिए, क्योंकि भारत के बहुत सारे लोग भारत से बाहर जाते हैं और विदेशों में वो जॉब करते हैं, तो उन लोगों से भारत की सरकार किस तरीके से कनेक्शन बनाए। क्योंकि आप देखें तो यूएसए में बड़ी कंपनीज़ को इंडियंस ही चला रहे हैं। तो 1999 आपका से 1999 का ये दौर था। इस टाइम पे भारत सरकार ये सोच रही थी कि ऐसे कौन से तरीके हों जिससे हम इंडियन डायस्पोरा से अपने कनेक्शन को बैठाएं। और तब आता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का सिस्टम 1999 में आया। और कि मतलब जो भारत से ही मिली, जो भारत से रहे हैं, बाद में उन्हें दूसरे देश की सिटीजनशिप मिल गई है, तो उनको ये स्कीम जो थी POI के तहत बेनिफिट मिलता था। बेनिफिट ये था कि लगभग 15 साल तक वो वीज़ा फ्री एंट्री कर सकते थे। अगर जिनको ये स्कीम के थ्रू अगर उनको बेनिफिशियरी माना जा रहा है, तो लगभग 15 साल तक वो भारत में एंट्री कर सकते थे। अगर 180 दिन मतलब 6 महीने के लगभग में अगर वो भारत में रह रहे हैं, तो उन्हें कोई बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता नहीं थी, पुलिस रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती थी। उसके अगर ज़्यादा रह रहे हैं, 180 दिन से ज़्यादा रह रहे हैं, तो उन्हें पुलिस रजिस्ट्रेशन कराना होता था। तो ये कुछ बेनिफिट्स थे POI के। उसके बाद क्या होता है कि LM सिंघवी कमेटी बैठाई जाती है कि आप कुछ तरीके बताएं। और उन्होंने जो LM सिंघवी कमेटी है जो 2000 में बैठी,
उन्होंने 2002 में अपनी रिपोर्ट दी और उन्होंने रिपोर्ट में डबल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट लाया। अब आप कहेंगे थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, आपने पहले कहा कि सिंगल सिटीजनशिप भारत में है, अब डबल सिटीजनशिप कैसे हो गया? तो देखिए, डबल सिटीजनशिप यहाँ पे है कि एक तरीके से क्वासी सिटीजनशिप हम देने की बात कर रहे हैं कि वो जैसे कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो होते हैं वो उनको सभी राइट्स नहीं मिलते हैं भारत के, कुछ राइट्स मिलते हैं, ठीक है। तो इसके इन एक तरीके से सिमिलर या फिर कह सकते हैं कि सिटीजन से मिलती जुलती राइट्स देने के लिए, डायस्पोरा से कनेक्शन बैठाने के लिए ये ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट लाया गया। तो 2003 में फिर अमेंडमेंट हुआ सिटीजनशिप एक्ट में, जिसमें 16 देश के नागरिकों को बताया गया कि वो ये स्कीम के तहत उनको ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया माना जाएगा। फिर 2005 में फिर अमेंडमेंट करती है हमारी सरकार और फिर कहती है कि दुनिया के सभी देशों में जो भारत के नागरिक रह रहे हैं, अगर वहाँ की सरकार या वहाँ के लॉ अलाउ करता है तो वो भारत के ओवरसीज सिटीजन बन सकते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है कि 2015 में जो POI थी, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये दोनों को मिला के अब बना दिया गया है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर। इसमें जैसे कन्फ्यूजन ना हो कि हम POI लें कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का के लिए अप्लाई करें, इसके लिए अब एक ही सिस्टम कर दिया गया है। इसमें ये है इस स्कीम में कि लाइफ टाइम वीज़ा फ्री एंट्री है। अगर 6 महीने से अधिक, मतलब 180 दिन से अधिक उन्हें रहना है तो भी पुलिस वेरिफिकेशन की या पुलिस रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसे कुछ बेनिफिट्स हैं जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर को मिलते हैं। और अब इसके एंड में हम बात करते हैं NRC और NPR क्या है। देखिए, NRC है नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन, और ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। जब भारत का विभाजन हुआ तो ये 1951 में बनाया गया, और इसके बनाने के पीछे का कारण भी क्या था? कारण ये था क्योंकि बहुत सारा माइग्रेशन हुआ, कुछ पाकिस्तान से भारत आए, है ना, कुछ भारत से पाकिस्तान गए। तो कौन भारत के नागरिक होंगे, इनको इंश्योर करने के लिए, रिकॉर्ड रखने के लिए जो फर्स्ट सेंसस हुआ 1951 में, उसके बाद में ही NRC हुआ था। और तब से भारत के लगभग किसी भी स्टेट का एक्सेप्ट असम इसे अपडेट नहीं किया गया है। तो NRC एक बार हो चुका है पहले, और ये जो NRC हुआ भी बाद में, वो भी हुआ जो असम अकॉर्ड साइन हुआ था। तो उसके तहत ये कंडीशन थी कि NRC किया जाएगा असम में, और जो इलीगल लोग नेबरिंग कंट्रीज से भारत में आए हैं उनको वापस भेजा जाएगा। और फिर बाद में ये चीज़ें लीड होती रही, और फिर बाद में जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंटरवेंशन किया 2013 के आसपास में, तब असम के लिए NRC किया गया। अब NPR क्या है? देखिए, NRC में क्या होता है, सिटीजन का रिकॉर्ड रखा जाता है, लेकिन जो NPR है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, इसमें केवल सिटीजन नहीं होते, इसमें सभी लोग होते हैं। और इसमें मेनली बात की जाती है यूजुअल रेजिडेंट की। अब यूजुअल रेजिडेंट कौन होते हैं? अगर कोई व्यक्ति किसी जगह पे 6 महीने से रह रहे हैं, ठीक है जी, या उनकी इंटेंशन है कि मैं इस जगह पे 6 महीने तक रहूँगा, तो उन्हें यूजुअल सिटीजन माना जाता है। इसमें सिटीजन भी आते हैं और फॉरेनर, जिन्हें एलियन कह सकते हैं, वो भी इसमें आते हैं। तो ये दो कह सकते हैं कि NRC और NPR में डिफरेंस होता है। तो जो NPR का कॉन्सेप्ट है, ये 2003 में लाया गया था सिटीजनशिप एक्ट में अमेंडमेंट करके, और फर्स्ट टाइम डेटा कलेक्ट किया गया NPR में 2010 में, और फिर 2015 में से अपडेट किया गया। तो अगर किसी व्यक्ति का NPR में नाम है, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो सिटीजन ही होगा, वो फॉरेनर भी हो सकता है। और इससे बनाने के पीछे कारण ये था कि प्रॉपर प्लानिंग हम कर पाएँ, एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपरली हो, सिक्योरिटी, ये सभी को प्रॉपरली हम इंश्योर कर पाएँ सभी लोगों के लिए, इसके लिए चीज़ें बनाई गई। तो इस वीडियो में हमने लगभग सभी कवर कर लिया है, क्योंकि मैं लेक्चर दे रहा हूँ, वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है, तो हो सकता है
कि कहीं आपको कन्फ्यूजन रही हो। तो अगर कोई भी आपको डाउट या कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो में कमेंट में बता सकते हैं, और अगर आपको एफर्ट अच्छे लग रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।